औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकमल अजीज है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अकमल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से मेरा चैनल है। काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो कि तकरीबन आजकल खासकर सर्दियों के मौसम में हर मरीज में ये अलामत पाई जाती हैं और कुछ मरीज जो है इस मर्ज में मुब्तला है। मेरा आज का जो टॉपिक है, जो डिजीज है, वो एस्थमा है, यानी कि ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा यानी कि दमा। दमा क्या होता है, ये किस तरह फैलता है और इसकी अलामत क्या है और इसका इलाज क्या है। इन बहुत ही शॉर्ट अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा कि एस्थमा जो है वो दो किस्म का होता है। एक ब्रोंकियल एस्थमा है और एक कार्डियक एस्थमा है। ब्रोंकियल एस्थमा जो है वो सांस की नालियों की सोजिश को एस्थमा कहते हैं, और कार्डियक एस्थमा जो है वो दिल का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हो जाता है कि जिसमें दिल में काफी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो फिलहाल हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है ब्रोंकियल एस्थमा, यानी कि सांस की नालियों की तंगी या सांस की नालियों की सोजिश को जो है वो एस्थमा कहते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये इसकी तारीफ क्या है, फिर इसके ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, फिर इसकी काजेस क्या है, फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये फेफड़ों की पुरानी बीमारी है, यानी कि पुरानी बीमारी है जिसमें सांस की नाली में तंगी आ जाती है, यानी कि एयरवे जो है इसमें जो सांस की नाली है, जो हमारा सिस्टम है सांस का, इसमें फेफड़े इन्वॉल्व है, ट्रैकिया इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा जो है, जब इसमें सोजिश हो जाएगी तो उसकी वजह से सांस की नालियों में तंगी आ जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, उसको हम एस्थमा कहते हैं। इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि ये इसमें क्या क्या होगा, किस तरह ये एस्थमा बनता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नंबर सांस की नाली में सोजिश, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज एंड ट्रैकिया इसमें आ जाएगी। सांस की नाली में सोजिश हो जाएगी। उसके बाद म्यूकस का बनना, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, जो हमारा स्पूटम होगा उसमें जो है वो म्यूकस भी साथ उसमें आएगी। उसके बाद सांस की नाली का तंग हो जाना, ये इसका मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। फर्स्ट पर क्या है, सांस की नाली में सोजिश है, दूसरे नंबर पर म्यूकस का बनना, तीसरे नंबर पर सांस की नाली का तंग हो जाना, ये इसके मैकेनिज्म है। इसके बाद आगे ट्रिगरिंग फैक्टर्स कि ये किन वजूहात की वजह पे जो है ये होता है, ज्यादा हो जाता है। सबसे पहले गर्दो गुबार, यानी कि अगर डस्ट होगी, धूल होगी जहाँ पे पड़ी हुई, तो दमा के जो पेशेंट हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएगी और जिनमें दमा नहीं है उनको भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, सिम्टम्स आना आ जाएंगे। उसके बाद पोलन्स, यानी कि जब हमारी सरसों फूलती है उसकी जो स्मेल होती है उसकी वजह से भी कुछ बंदों को दमा जो है वो हो जाता है, और ज्यादातर 80-90% तक जो है वो पेशेंट पोलन की वजह से मुतासर हो जाते हैं। उसके बाद स्मोक, धुआं, यानी सिगरेट का धुआं, हुक्के का धुआं, या इसके अलावा कोई भी आग जलाए तो उससे भी धुआं अगर होगा तो उसमें जो है वो अस्थमा जो है वो तेज हो जाएगा। उसके बाद परफ्यूम से, अगर कुछ बंदे जो है वो लगाते हैं परफ्यूम को, कुछ सूटेबल होती है कुछ सूटेबल नहीं होती, तो उनकी वजह से भी ये अस्थमा का होगा। उसके बाद सर्द मौसम, यानी कि सर्दी में ये बीमारी शिद्दत अख्तियार कर जाती है। उसके बाद छोटे बालों वाले परिंदे और जानवर, मसलन तोते, कबूतर, बिल्ली, इनकी वजह से भी हमें ये बीमारी लाक हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ गया काजेस, इसकी वजूहात क्या है। एक तो जेनेटिक फैक्टर है कि ये ट्रांसमिट हो जाती है पेरेंट्स के थ्रू। दूसरे नंबर पर मरूसी खानदानी फैमिलीज में अगर हो तो वो भी हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर छोटी उम्र में अगर किसी बच्चे को छाती का इन्फेक्शन जो बाद में दमा का सबब बनता है, अगर किसी बच्चे को बचपन में किसी को इन्फेक्शन हुई है तो वो भी अस्थमा, अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो भी अस्थमा का सबब बनेगी। उसके बाद आ जाएगी हाइजीन हाइपोथेसिस, ज्यादा सफाई वाली जगहों पर भी दमा के चांसेस होते हैं।
ये होगी आपकी काजेज। अब इसके बाद जो है आपकी बॉडी पर अस्थमा के पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डेवलप होंगे, वो ये हैं। सबसे पहले तो सांस लेने के दौरान सीटी की आवाज यानी कि व्हीजिंग या व्हीजिंग, जब आप स्टेथोस्कोप की मदद से उसकी छाती पर रख के उसको उसकी आवाज को सुनेंगे तो उसमें सीटी के बजने की आवाज आएगी, क्योंकि वो सांस की नालियों की तंगी तंगी होने के बायस वो आवाज बनती है, और वैसे तो नहीं बनती, सांस की नालियां खुली होती है, लेकिन जब अस्थमा होगा वो तंग हो जाएगी तो उनमें सीटी की आवाज आना शुरू हो जाएगी, तो इट मींस के दमा उसको स्टार्ट हो गया है। उसके बाद उसको खांसी होगी, कफ भी होगी, छाती पर दबाव होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी। उसके बाद सांस की तंगी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि उसको सांस की तंगी या सांस वो छोटा छोटा लेना शुरू हो जाएगा। ये इसके साइन एंड सिम्टम है। आगे उसके बाद आ जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इसकी। आपने उसका फिजिकल एग्जाम करना है, जिस्मानी मुआयना करना है कि उसको क्या मसला है, वो सांस किस तरह से ले रहा है, 1 मिनट में कितनी दफा ले रहा है, या उसको सांस लेने में क्या दुश्वारी पेश आ रही है। उसके बाद फेफड़ों का टेस्ट है, लंग फंक्शन टेस्ट यानी स्पायरोमेट्री। इसके बाद एलर्जी के जो टेस्ट हैं वो आपने करवाने हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट इसकी है क्या है। सबसे पहले दमा का बेहतरीन इलाज तो यही है कि आप इसकी एहतियात करें, कि जिन वजूहात की वजह से दमा होता है आप उससे परहेज करें। ऐसे फैक्टर्स से बचाओ जो दमा के बायस बनते हैं, इनको ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताए थे ये ट्रिगरिंग फैक्टर, इनसे आपने बचना है। ये ट्रिगरिंग फैक्टर यही है कि जो दमा बनने के बायस बनते हैं। उसके बाद अद्वियात के जरिए इसका इलाज होता है। ये अद्वियात दो तरह की होती हैं। एक है इनहेलर, जो हम मुंह के लिए सांस लेते हैं एकदम इनहेलर के जरिए, वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, वो हमारे सांस की नली को खोल देता है और फौरन हमें आराम आ जाता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास मुस्तकिल आराम के लिए आ जाता है हमारे पास स्टीरॉइड। स्टीरॉइड का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्टिसोन है, डेक्सामेथासोन है, और भी बहुत सी स्टीरॉइड्स हैं, वो हम एड्रेनालिन भी इसमें इस्तेमाल हो सकती है। ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करके इसको आराम पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इनके साथ ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स आप दे सकते हैं, यानी कि वेंटोलिन है, ब्रिटनिल है, उसके अलावा और भी काफी सारी मेडिसिन है, सल्ब्यूटामोल है। इसके बाद एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन, सिट्राजिन वगैरह, फेक्सोफेनाडिन वगैरह, क्लोरोफेनामिन, ये एंटी एलर्जिक आप दे सकते हैं। उसके बाद कफ सिरप आप जो ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह में इस्तेमाल होती है वो भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, मसल सीडोलिन वगैरह। उसके अलावा नेबुलाइजेशन आप उसको नेबुलाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। एक दफा मैं 2 मिनट में इसको रिपीट कर देता हूं कि अस्थमा सांस की नाली की सोजिश को अस्थमा कहते हैं। जब सांस की नाली में सोजिश हो जाती है और सांस की नालियां तंग हो जाती हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसी बीमारी को हम दमा कहते हैं। ये फेफड़ों की बीमारी है। उसके बाद का मैकेनिज्म ये कैसे बनती है, सांस की नाली में सोजिश हो जाएगी, म्यूकस का बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद सांस की नाली में तंगी हो जाएगी। इसके बाद ट्रिगरिंग फैक्टर जो है ये डस्ट और गंदों गुबार की वजह से ये ज्यादा हो जाती है, पोलन की वजह से ज्यादा हो जाती है। उसके बाद ये धुआं स्मोक की वजह से ज्यादा हो जाएगी, परफ्यूम की वजह से ज्यादा हो जाएगी, सर्द मौसम में कोल्ड सीजन में ये ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद छोटे बालों वाले परिंदे और जानवर मतलब तोते, कबूतर और बिल्ली वगैरह से भी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद इसकी काजेज जेनेटिक फैक्टर्स हैं। छोटी उम्र में अगर किसी को छाती का इन्फेक्शन ज्यादा हुआ हो जो ठीक ना हुआ हो, बड़ी उम्र में अस्थमा काज करेगा। उसके बाद मारूसी बीमारी फैमिली की वजह से भी हो जाएगी। उसके बाद हाइजीन हाइपोथेसिस, ज्यादा सफाई वाली जगह पर भी दमे के चांसेस होते हैं। उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसमें, सांस लेंगे तो सीटी की आवाज आएगी और उसको विजिस कहते हैं हम। उसके बाद खांसी होगी, छाती पर दबाव होगा और सांस छोटे छोटे मरीज लेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फेफड़ों का एग्जाम स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है वो करना है, एलर्जी के टेस्ट होते हैं वो करवाने हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है कि ऐसे फैक्टर से बचाओ जो दमा के बायस बनते हैं, उसको ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं, उससे बचना है। अद्वियात के जरिए दो तरह की होती हैं, एक इनहेलर्स हैं और दूसरा स्टीरॉइड्स हैं। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर्स हैं और फिर कफ सिरप वगैरह होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अस्थमा के बारे में एक छोटे से शॉर्ट अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया कि ये बीमारी किस तरह होती है, कैसे फैलती है।
इसमें खास जो है वो जर्म इन्वॉल्व नहीं होता। बेसिकली ये किसी भी एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है और सांस की नालियां जो है वो तंग हो जाती हैं और सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें एस्मा मौजूद है, अगर आपके इर्द गिर्द में पाए जाते हैं, तो आपने इस तरह करना है कि उनको गाइडलाइन देनी है कि आपने इन पोलन से बचना है, डस्ट से बचना है, धुएं से बचना है, सिगरेट पर जहाँ पीते हैं या खुद पीते हैं काम कर रहे हैं और जो पी रहे हैं उस जगह पर ना बैठे, और ज्यादातर जो चावल वगैरह का इस्तेमाल है या इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जो एलर्जी काज करती हैं, उनसे आप बचें। तो इसी वजह से आप में बेहतरी आएगी। अस्थमा का जो प्रॉपर इलाज है, जिन पेशेंट को ज्यादा हो जाता है, इनका इलाज इतना आसान नहीं होता, ये रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये फॉर लाइफ चलता रहता है, जो कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसकी की जाती है। इसमें बहुत सी मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें एक दो का नाम मैंने आपको बताया है कि इसमें वेंटोलिन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि साल्ब्यूटामोल। उसके अलावा टर्ब्यूटाडीन जो वेटनी के नाम से सीधे गोली और इंजेक्शन आता है, वो भी इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन में स्टीरॉयड में हाइड्रोकार्टिसोन इस्तेमाल करते हैं, डेक्सामेथासोन इस्तेमाल करते हैं, और अगर इनसे भी कवर अप ना हो तो इसमें एड्रेनालिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है और कैनाकार्ड का इंजेक्शन भी लग जाता है। इसके अलावा नेबुलाइजेशन भी उसमें की जाती है, और कुछ ऐसे केसेस में जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, उसमें जो है हम इस्तेमाल करते हैं अमाइलोफिलिन का इंजेक्शन भी डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अस्थमा जो है आसानी से आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी नई डिजीज के साथ आपके साथ तो मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।